मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। उपसर्ग और प्रत्यय सिर्फ छोटी कक्षाओं में नहीं बल्कि बड़ी कक्षाओं में भी परीक्षा में पूछे जाते हैं और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं। प्यारे बच्चों, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है और शब्दों का निर्माण हम अनेक तरीके से करते हैं। हम सभी जानते हैं सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं, लेकिन सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। अब जो वर्ण होते हैं, वर्णों को जोड़ जोड़ के हम शब्द बनाते हैं और शब्दों को जोड़ जोड़ के हम वाक्य बनाते हैं और वाक्यों का प्रयोग हम अपनी बात को कहने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर और बोलकर वाक्यों की सहायता से प्रयोग करते हैं। अब शब्दों के निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपसर्ग की सहायता से हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं इसको जानने से पहले आइए कुछ शब्दों को देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे बीच वाले गोले में हमने एक शब्द लिखा है गुण, और इस गुण का प्रयोग करके हमने निर्गुण बना दिया, हमने सगुण बना दिया, हमने अवगुण बना दिया और हमने दुर्गुण बना दिया। जो हमारा मुख्य शब्द है गुण है, लेकिन उसके आगे हमने निर का प्रयोग किया, स का प्रयोग किया, अव का प्रयोग किया और दुर का प्रयोग किया और इस तरीके से हमने नए शब्दों का निर्माण कर दिया। और जो नए शब्द हमारे आए हैं उनका अर्थ भी अलग अलग है। गुण आप सभी जानते हैं क्या होते हैं। सगुण यानी अच्छे गुण, निर्गुण यानी जिसमें कोई गुण नहीं होता है, अवगुण यानी बुरे गुण, दुर्गुण यानी बुरे गुण। तो इस तरीके से गुण जो शब्द है हमारा, उसमें हमने कुछ आगे जोड़ा और जोड़ने के बाद हमारा एक नया शब्द बन गया और उसका नया अर्थ भी आ गया है। हमने नए शब्दों का निर्माण कर दिया है। इसी प्रकार से आप योग शब्द को देख सकते हैं। योग की सहायता से हमने संयोग बनाया, वियोग बनाया, उपयोग बनाया और प्रयोग बनाया। इसी प्रकार से देश को आप देख सकते हैं। देश की सहायता से हमने विदेश बनाया, उपदेश बनाया, अनुदेश बनाया, स्वदेश बनाया। इस तरीके से हमने एक ही शब्द के आगे कुछ और वर्णों को जोड़कर, कुछ शब्दांश को जोड़कर नए शब्द बनाए और नए शब्द बनाने के बाद जो नए शब्द हमारे पास आए हैं उनका जो अर्थ है वो मूल शब्द से बिल्कुल अलग है। जरा इन शब्दों को भी ध्यान से देखिए। हमारा मुख्य शब्द है मान, और मान के साथ अगर हम अभी जोड़ देते हैं आगे तो अभिमान बन जाता है। सम अगर जोड़ देंगे तो सम्मान बन जाएगा। आप अगर जोड़ देते हैं तो अपमान बन जाता है। अनु अगर जोड़ देते हैं तो अनुमान बन जाता है। इस तरीके से हम मान शब्द में अलग अलग शब्दांश जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण आपका दूसरी तरफ है। मुख हमारा शब्द है और मुख के आगे प्र लगाने से प्रमुख, आ लगाने से आमुख, वी लगाने से विमुख और सम लगाने से सम्मुख। इस तरह से नए शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन शब्दों का निर्माण करते समय क्या आपने कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ ध्यान दिया? हमने मूल शब्द के आगे कुछ जोड़ा है और जोड़ने के बाद हमारे पास एक नया शब्द बना है और जो नया शब्द आया है उसका अर्थ भी परिवर्तित हो गया है। यानी इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं, साथ में वो शब्दांश होते हैं। वो पूरे शब्द नहीं होते बल्कि शब्दों के अंश होते हैं और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या फिर विशेषता ला देते हैं। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है और इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। यानी शब्दांश को हम किसी मूल शब्द के साथ जोड़कर नए शब्द में परिवर्तन करके तब हम उसको प्रयोग करते हैं। शब्दांश का अपने आप में कोई प्रयोग नहीं करते हैं। उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपने प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा होगा। प्री यानी पहले, फिक्स यानी फिक्स करना।
यानी जो शब्द होता है, वर्ड होता है, उसके पहले जो हम फिक्स कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स यानी उपसर्ग। ऐसा ही अर्थ आपका हिंदी में होता है। मूल शब्द के आगे जो शब्दांश लगाया जाता है और लगाने के बाद जो पूरा नया शब्द बनता है जिसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर आप कुछ और उदाहरण देख सकते हैं। सुकर्म, सु जो हमारा शब्दांश है उसमें मूल शब्द कर्म जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद एक नया शब्द हमारे पास आ गया है सुकर्म। कर्म का अर्थ कार्य होता है और नया शब्द आया है उसका अर्थ होता है सुंदर कार्य। तो अर्थ में विशेषता आ गई है, परिवर्तन आ गया है। अनुचर, अनु हमारा शब्दांश है, चर हमारा मूल शब्द है, चर का अर्थ होता है चलने वाला और जोड़ने के बाद नया शब्द आया है अनुचर। अनुचर होता है पीछे चलने वाला। प्रतिकूल, कूल हमारा किनारा होता है, प्रति शब्दांश जोड़ने से एक नया शब्द आ गया है प्रतिकूल। प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत। उपवन, वन हमारा जंगल होता है जो कि मूल शब्द है और इसके आगे हमने उपसर्ग लगा दिया है उप। उपवन यानी वाटिका या बगीचा। इस तरह से नया शब्द जो आता है उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता आ जाती है। इन्हीं को हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग कहते हैं और उपसर्ग की सहायता से हम नए नए शब्द बना सकते हैं, नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर कुछ और उदाहरण देख सकते हैं जहाँ पर मूल शब्द में आगे हमने कोई शब्दांश जोड़ा है यानी उपसर्ग जोड़ा है और एक नए शब्द का निर्माण किया है। इस तरीके से हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उपसर्ग हमारे नए शब्दों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्यारे बच्चों, उपसर्ग की सहायता से हम जो नए शब्द का निर्माण करते हैं, कभी कभी किसी शब्द के आगे कोई उपसर्ग लगता है और जो नया शब्द आता है वो उसके विपरीत अर्थ का यानी विलोम शब्द आ जाता है। कभी कभी कोई नया शब्द आता है वो उसका समानार्थी शब्द आ जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक शब्द है डर। डर का अर्थ होता है भय यानी डरना, लेकिन अगर उसके आगे हम नी उपसर्ग लगा देते हैं तो नया शब्द जो हमारा बनता है वो बन जाता है निडर। अब निडर जो शब्द हमारा आया है वो डर का क्या है? विपरीत आर्थक शब्द है, विलोम शब्द है। यहाँ पर आप कुछ मूल शब्द देख सकते हैं जिनके आगे अगर हम अ उपसर्ग लगा देते हैं तो जो नया शब्द बनेगा वो हमारा विलोम शब्द बन जाएगा। जैसे सफल के आगे अ लगाने से असफल बन जाएगा, संतोष के आगे अ लगाने से असंतोष बन जाएगा, संतुष्ट असंतुष्ट, स्वस्थ अस्वस्थ, शांति अशांति, मानवीय अमानवीय। तो कभी कभी उपसर्ग आगे लगाने से जो नया शब्द बनता है वो विपरीतार्थक शब्द भी बन जाता है। उपसर्ग की परिभाषा समझने के बाद आइए देखते हैं उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से प्रचलित उपसर्गों के अनेक प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से हम उपसर्ग को 4 भागों में बांटते हैं। संस्कृत से लिए गए उपसर्ग, उर्दू से लिए गए उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। इन सभी की सहायता से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आइए संस्कृत के उपसर्ग के बारे में कुछ उदाहरण देखते हैं। संस्कृत का उपसर्ग है अ और अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध या मना करना। अगर शब्द में हम इसको जोड़ देते हैं तो इसका विपरीत अर्थ हमें मिलता है, जैसे अधर्म, अन्याय, अकर्मण्य। इसी प्रकार से आ हमारा उपसर्ग है जो कि संस्कृत से लिया गया है। इसका अर्थ होता है तक या सहित। शब्द रचना में हम देख सकते हैं आगमन, आदर, आजन्म। आ का प्रयोग करके नया शब्द हम बना सकते हैं। ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। अप का अर्थ होता है बुरा या गलत। इससे हम अनेक शब्द बना सकते हैं जैसे अपमान, अपशकुन, अपशब्द। अनु हमारा संस्कृत का उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है पीछे या समान। अव हमारा संस्कृत का उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है बुरा या हीनता। इसी प्रकार से इन सभी उपसर्ग को आप देख सकते हैं। ये सभी संस्कृत से लिए गए उपसर्ग हैं और इनसे हम नए शब्द बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, परीक्षा में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? आपको उपसर्ग दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इन उपसर्ग की सहायता से 2 शब्द बनाइए, या फिर आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर मूल शब्द को और उपसर्ग को अलग करके बताइए। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संस्कृत के बाद हिंदी के उपसर्ग आते हैं। उपसर्ग आपको दिए गए हैं जैसे अध। अध का अर्थ होता है आधा। अध मरा यानी आधा मरा हुआ। अध पका यानी आधा पका हुआ। अध खुला यानी आधा खुला हुआ। अन का अर्थ होता है निषेध या अभाव। नकारात्मक अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। अनसुना किसी की बात को नहीं सुनना। अनहोनी जो होनी नहीं होती है। अनदेखा जिसको हमने देखा नहीं है। उन का अर्थ होता है एक कम। 59
29, 49, ये सभी हमारी गिनती हैं और इनका अर्थ होता है कि 59, 60 होता है 60, 60 में से एक कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59, 59 यानी 59। 29, 30 में से एक कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 यानी 29। और ऐसे ही 49, 50 में एक कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 49 यानी 49। यहाँ उनका अर्थ है एक कम, और इसके अर्थ के साथ अब बड़ी आसानी से इन शब्दों को, इन संख्याओं को याद कर सकते हैं। नी का अर्थ होता है रहित या नहीं, निकम्मा, निडर। बिन, बिन का अर्थ भी रहित होता है। भर, भरा हुआ यानी पूरा भरा हुआ। पर यानी दूसरा। पर दादा, पर नानी, पर कोटा। प्यारे बच्चों, एक बात पर आपने ध्यान दिया, अगर उपसर्ग का अर्थ आपको पता होता है तो जो नया शब्द आता है उसके अर्थ की पहचान करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए उपसर्ग के अर्थ को भी ध्यान से पढ़िए और समझिए, ताकि नया शब्द आता है तो उसके अर्थ को आप अपने आप से ही जान सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं। और हिंदी के बाद हमारे उर्दू के उपसर्ग आते हैं। बे हमारा उर्दू का उपसर्ग है। बे का अर्थ होता है बिना, जैसे बेरहम, बेदाग, बेनाम। ऐसे ही बद, बद का अर्थ होता है बुरा, बदतमीज, बदनाम, बदहजमी। कम का अर्थ होता है थोड़ा, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त। इन शब्दों को आपने सुना होगा। तो ये जो हमारे उपसर्ग हैं उर्दू के, इनकी सहायता से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप और भी उर्दू के उपसर्ग देख सकते हैं, जैसे ला, ला का अर्थ होता है कमी या उसके बिना। लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं होता। लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं होता। लाइलाज, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, लाइलाज बीमारी। ना, ना भी हमारा उर्दू का उपसर्ग है। हम का अर्थ होता है बराबर या समान। गैर, गैर का मतलब होता है मना करना, जैसे गैर कानूनी, जो कानून के खिलाफ होता है। गैर हाजिर, जो उपस्थित नहीं होता, अपसेंट होता है क्लास में, उसके लिए हम क्या कहते हैं, गैर हाजिर है। गैर मामूली, जो मामूली नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, गैर मामूली। इसी प्रकार से आपने कुछ शब्द सुने होंगे, खुश दिल, खुश नसीब, खुश किस्मत। खुश का अर्थ होता है अच्छा या बहुत ही श्रेष्ठ। दर, दर का अर्थ होता है में। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा किसी के मुंह से, दरअसल, दरअसल होता है असल में। दरकार, दरकिनार। हर, हर का अर्थ होता है प्रत्येक। हर दम यानी हर पल, हर घड़ी। इस तरह के शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे हैं, स्वागत। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और स्वागत को देखने के बाद हमें लगता है स्व हमारा यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है, और आगत हमारा मूल शब्द है। लेकिन यहाँ पर स्व की जगह सु हमारा उपसर्ग है। सु और आगत हमारा मूल शब्द है। तो इसमें हमें गलती नहीं करना, क्योंकि स्व का अर्थ होता है अपना और सु का अर्थ होता है सुंदर। सुंदर यानी अच्छा। तो यहाँ पर हम किसी आने वाले का, जो हमारे घर में आया है मेहमान, उसका हम स्वागत करते हैं। तो अच्छा स्वागत करते हैं, सुंदर स्वागत करते हैं। तो स्व का जो अर्थ होता है वो होता है अपना। जैसे स्वतंत्र शब्द होता है, स्वतंत्र में स्व जमा तंत्र, ये हमारा सही उपसर्ग है, लेकिन वहाँ पर स्व का जो अर्थ है वो स्वतंत्र के अर्थ में बिल्कुल सही बैठता है। लेकिन यहाँ पर स्वागत में अगर स्व जमा आगत करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। स्वतंत्र यानी कि अपना तंत्र, अपना शासन, अपने अधीन होना, अपनी आज़ादी। तो वहाँ पर जो स्व है उसका मतलब होता है खुद का, अपना। लेकिन यहाँ पर जो सु है उसका मतलब होता है अच्छा। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ उपसर्ग का अर्थ आपको समझ में आया होगा। उपसर्ग का क्या महत्व है ये बात आपको समझ में आई होंगी। अभी आप छठी कक्षा में, जैसे जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, 9वीं कक्षा में भी परीक्षा में उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो जैसे जैसे बड़ी कक्षा में हम जाते हैं तो जो आपका स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है। तो अभी जो आपकी छठी कक्षा है उसमें अगर आप इतना ही समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत है। और परीक्षा में उपसर्ग से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी हमें ध्यान रखना है, ताकि आप अच्छे से अभ्यास कर सके और परीक्षा में आए गए उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्नों को हल कर सके। परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं, जैसे एक शब्द आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके बताइए। तो अगर आपने ध्यान से उपसर्ग को समझा है तो आप बड़ी आसानी से इन दोनों को अलग कर सकते हैं। जैसे आमरण, आमरण में हमें पता है उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगता है। आ हमारा क्या है, उपसर्ग है, और मरण हमारा क्या है, मूल शब्द। और अभी अभी हमने जाना आ हमारा संस्कृत का उपसर्ग है। आ का अर्थ क्या होता है, तक। तो आमरण का अर्थ क्या हुआ, मरने तक। आमरण यानी मरने तक, मृत्यु तक। आजीवन यानी जीवन भर। आ यहाँ पर हमारा उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, जीवन। अन बन, अन हमारा क्या है, उपसर्ग है, बन हमारा क्या है, मूल शब्द। अजर, अ हमारा उपसर्ग है, जर हमारा, जर होता है बूढ़ा।
और अ लगाने से इसका जो अर्थ है वो विलोम बन गया है, विपरीत बन गया है। अजर यानी जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। इसी प्रकार से आप इन सभी का अभ्यास कीजिए। एक और शब्द आप देख पा रहे हैं, स्वदेश। अभी अभी हमने देखा था स्वतंत्र, स्व यानी अपना, देश यानी देश, तो स्व यहाँ पर हमारा उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, देश। अधिपति, अधि और पति हमारा मूल शब्द है। अल्प दृष्टि, अल्प हमारा उपसर्ग है, दृष्टि हमारा मूल शब्द है। निष्पाप, निश हमारा उपसर्ग है और पाप हमारा मूल शब्द है। इसी प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसीलिए बार बार आप अनेक शब्दों का अभ्यास करेंगे तो उपसर्ग के सभी प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मूल शब्द दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। जैसे हार हमारा एक शब्द है, उपहार, उप लगाने से हम एक नया शब्द बना सकते हैं, उपहार। बाकी के आप खुद अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा मूल शब्द है भाव, हमें एक उपसर्ग लगाना है जिसकी सहायता से नया शब्द बनाना है, स्वभाव। स्व हम उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, नया शब्द बना सकते हैं। नाम, नाम हमारा मूल शब्द है। उपनाम, उपनाम हमने उपसर्ग की सहायता से एक और नया शब्द बना दिया है। जय, जय हमारा मूल शब्द है। पराजय, इस तरह से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसके विपरीत आपको कुछ उपसर्ग भी दे दिए जाते हैं और उपसर्ग की सहायता से दो दो शब्द बनाने, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए उपसर्ग के बारे में महत्वपूर्ण बातों को दोहरा लेते हैं। किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, इसीलिए इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि किसी मूल शब्द के आगे लगाकर नया शब्द हम बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए उपसर्ग के भाई यानी जुड़वा भाई प्रत्यय की बात करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय हम दोनों जुड़वा भाई कहें तो गलत नहीं होगा। जैसे उपसर्ग हमारे शब्द के आगे लगते हैं, वैसे ही प्रत्यय हमारे शब्द के पीछे लगते हैं और प्रत्यय की सहायता से भी हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप रंग शब्द को देख पा रहे हैं और रंग के पीछे हमने इन लगा दिया है और इन लगाने से हमारा नया शब्द बन गया है रंगीन। ऐसे ही रंग शब्द के पीछे हमने इला लगा दिया है और इला लगाने से हमारा नया शब्द बन गया है रंगीला। आप इसी प्रकार के दूसरे उदाहरण को देख सकते हैं। उड़ हमारा मूल शब्द है, पीछे हमने आन लगाया, उड़ान बन गया। उड़ हमारा मूल शब्द है, पीछे हमने आऊ लगाया, उड़ाऊ बन गया। अब हम क्या लगा रहे हैं, शब्द के पीछे कोई शब्दांश लगा रहे हैं और नए शब्द को प्राप्त कर रहे हैं। उपसर्ग में इसके बिल्कुल उल्टा था, इसीलिए हमने कहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भाई भाई हैं। ऐसे ही लिख शब्द हमारा है और लिख के पीछे हमने आई शब्दांश जोड़ दिया है। हमारा मूल शब्द परिवर्तित होकर किस में बदल गया है, लिखाई। ऐसे ही हमने आवट जोड़ दिया है तो क्या बन गया है, लिखावट। इसी प्रकार से हम जब किसी शब्द के पीछे कोई शब्दांश जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द हमें मिलता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और इन्हीं को हिंदी व्याकरण में हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग में एक ही अंतर है, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमारे शब्द के पीछे लगते हैं। यहाँ पर आप कुछ और उदाहरण देख सकते हैं। राज हमारा मूल शब्द है और उसके पीछे हम सी लगाएंगे तो राजसी बन गया, आ लगाएंगे तो राजा बन गया, त्व लगाएंगे तो राजत्व बन गया। इस तरह से एक ही शब्द के पीछे कुछ शब्दांश जोड़ देने से हमारे पास 3 नए शब्द आ गए हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और इंग्लिश में हम इन्हें क्या कहते हैं, सफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। सफिक्स हमारे वर्ड के पीछे लगते हैं। मानव हमारा मूल शब्द है, पीछे हमने ई लगाया तो मानवीय बन गया। मानव हमारा मूल शब्द है, पीछे हमने ता लगाया तो मानवता बन गया। इस बार हमने मूल शब्दों के पीछे कुछ शब्दांश जोड़े और एक नए शब्द को हमने प्राप्त किया और इन्हीं को हिंदी व्याकरण में हम कहते हैं प्रत्यय। आइए प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग इसके बिल्कुल विपरीत था। जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के हमारे मूल रूप से 4 भेद थे, वैसे ही प्रत्यय के हमारे मूल रूप से 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। दोनों नाम थोड़े से अलग हो सकते हैं लेकिन इनकी परिभाषा समझने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे कृत प्रत्यय क्या होते हैं और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर 2 चित्र देख पा रहे हैं। एक चित्र में एक बच्चा चढ़ाई कर रहा है और दूसरा बच्चा
कोई पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि पुस्तक की जो सामग्री है वो पठनीय है, पढ़ने के योग्य है। इन उदाहरणों में चढ़ क्रिया में पीछे हमने आई जोड़ा और हमारा मूल शब्द परिवर्तित होकर किस में बदल गया? चढ़ाई में। इसी प्रकार से पठ धातु, धातु के पीछे हमने अन्य प्रत्यय जोड़ा और हमारा बन गया पठनीय। यानी कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो मूल धातु में जोड़ने के बाद एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। और धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना हमारी क्रिया है, ये कोई काम है जो हम कर रहे हैं, लेकिन जो पठ है वो हमारी मूल धातु है। लिखना, लिखना हम लिखने का काम कर रहे हैं, हमारी क्रिया है, लेकिन क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। संस्कृत में भी आप धातु के बारे में पढ़ते हैं और हिंदी में जब हम क्रिया पढ़ते हैं तो क्रिया में भी आपने धातु के बारे में जरूर पढ़ा होगा। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से हमारी क्रिया बन जाती है, जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, सोना। तो मूल धातु में अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं और वहाँ से एक नया शब्द मिलता है तो उनको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और क्रिया या धातु में प्रत्यय लगाने से जो नया शब्द बनता है वो संज्ञा या विशेषण शब्द बनता है। इन्हीं को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। आप यहाँ पर कृत प्रत्यय के अनेक उदाहरण देख सकते हैं। मूल शब्द हमें दिए गए हैं और मूल शब्द या तो क्रिया है या फिर कोई धातु है। उसमें जब हम कृत प्रत्यय जोड़ देते हैं तो नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। यानी कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया या धातु के पीछे लगते हैं और संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे लिख हमारी क्या है? धातु है। लड़ हमारी क्या है? धातु। अगर आई जोड़ देते हैं तो लिखाई और लड़ाई। इसी प्रकार से बिछ और खेल, ये हमारी मूल धातु है। इनमें अगर हम कृत प्रत्यय जोड़ देते हैं ओना तो बिछोना और खिलौना बन जाता है। घट और छल, ये भी हमारी धातु है। इया प्रत्यय जोड़ने से घटिया और छलिया बन जाता है। होना और पालन, ये हमारी क्रियाएं हैं और इनमें हार जोड़ देने से होनहार और पालनहार। तो या तो क्रिया होगी या फिर आपका धातु होगा। दोनों के पीछे जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो वहां पर कृत प्रत्यय होता है। इन सभी उदाहरणों को आप पढ़कर देख सकते हैं। जैसे आपके पास है रट और गढ़, ये भी हमारी मूल धातु है और यहाँ पर अंत प्रत्यय लगाने से हमारे नए शब्द बन जाते हैं रटंत और गढ़ंत। इन सभी शब्दों को, इन सभी कृत प्रत्यय को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। आइए दूसरे प्रकार को देखते हैं, तद्धित प्रत्यय। आप यहाँ पर दो चित्र देख सकते हैं। एक चित्र में मालिन कार्य कर रही है और दूसरे में पथरीला रास्ता दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने माली में इन प्रत्यय जोड़ने से मालिन शब्द बनाया है और पत्थर में ईला प्रत्यय जोड़ने से पथरीला शब्द बनाया है। लेकिन माली जो शब्द है और पत्थर जो शब्द है ये हमारी संज्ञा शब्द हैं। तो यहाँ पर हमने धातु या क्रिया का प्रयोग नहीं किया, बल्कि संज्ञा शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ने के बाद नए शब्द का निर्माण किया है। यानी वे प्रत्यय जो संज्ञा या फिर किसी सर्वनाम या फिर किसी विशेषण या फिर किसी अव्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में हमने देखा जो हमारी मूल क्रिया है या मूल धातु है उसके पीछे हम प्रत्यय लगाते हैं और जो नया शब्द बनता है वो या तो संज्ञा बनता है या विशेषण बनता है। लेकिन यहाँ पर हम संज्ञा या फिर कोई सर्वनाम या फिर कोई विशेषण या फिर किसी अव्यय शब्द के साथ प्रत्यय लगा रहे हैं, क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय नहीं लगा रहे हैं। और इस तरह से हम जब शब्दों का निर्माण करते हैं तो वो जो शब्द हमारे पास आते हैं वो किसकी सहायता से बनते हैं? तद्धित प्रत्यय की सहायता से। तो यही दोनों अंतर है कृत प्रत्यय में और तद्धित प्रत्यय में। आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। हमारा मूल शब्द है चाचा या मामा, ये हमारे क्या है? संज्ञा शब्द हैं। यहाँ पर हमने पीछे तद्धित प्रत्यय लगाया है एरा और दोनों की सहायता से नया शब्द बन गया है ममेरा या चचेरा। ऊंचा और घिस, ये हमारे क्या है? विशेषण है और विशेषण के पीछे हमने आई लगाया है तो ऊंचाई और घिसाई। इसी प्रकार से रोज और मेहनत, ये हमारे अव्यय हैं और यहाँ पर हमने आना प्रत्यय लगाया है यानी रोजाना और मेहनताना। इसी प्रकार से सोना और लोहा, सोना और लोहा के आगे हमने आर लगाया है। सोना और लोहा हमारी क्या है? संज्ञा है। सुनार और लोहार। आप यहाँ पर अनेक उदाहरण देख सकते हैं। एक तरफ आपका प्रत्यय दिया गया है और दूसरी तरफ हमारे जो शब्द हैं या तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे या विशेषण होंगे या फिर कोई अव्यय होंगे। इनकी सहायता से तद्धित प्रत्यय लगाकर हम नए शब्द बना सकते हैं।
आप वाला देख सकते हैं, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। दूध वाला, सब्जी वाला, हारा, लकड़ी हारा। अब लकड़ी हारा नहीं बनेगा, लक्कड़ हारा, क्योंकि शब्द में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। सर्वहारा, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सर्व और पीछे हमने हारा जोड़ दिया, लेकिन लकड़ी हारा में लक्कड़ हारा बन गया। तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि कुछ उपसर्ग और कुछ प्रत्यय जोड़ने के बाद पूरे शब्द में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम एक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाते हैं तो जो शब्द बनता है उसमें पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। और एक प्रत्यय वाले उदाहरण बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समाज जमा एक, तो सामाजिक नहीं होता, काफ़ी बच्चे यहाँ पर सामाजिक लिख देते हैं। यहाँ पर पूरा परिवर्तन हो जाता है, आ की मात्रा में परिवर्तन होता है, समाज की जगह सामाजिक बन जाता है। वास्तव जमा एक, वास्तविक। परिवार जमा एक, पारिवारिक, पारिवारिक नहीं बनेगा, पारिवारिक। भूगोल जमा एक, भौगोलिक, पूरा ही शब्द परिवर्तित हो जाता है। उद्योग जमा एक, औद्योगिक। समूह जमा एक, सामूहिक। तो आप देख रहे हैं एक प्रत्यय के प्रयोग करने से जो नया शब्द बनता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ होती हैं। तो जब आप नया शब्द बनाते हैं तो उसको ध्यान से देखिए, क्या मूल शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा, क्योंकि समाज हमारा मूल शब्द है, लेकिन जब एक प्रत्यय लगाते हैं तो सामाजिक बन जाता है। तो इसमें परिवर्तन हुआ है एक प्रत्यय की वजह से। तो कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं, कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो पूरे ही शब्द की रचना को बदल देते हैं। प्यारे बच्चों, बड़ी कक्षाओं में उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका स्तर जो है, लेवल जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा। अनेक आपको उदाहरण नए नए मिलते जाएंगे, उसको और गहराई से आप पढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए छठी कक्षा में आप इसको ध्यान से पढ़िए। 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th में, 10th में, आगे जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर भी उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है, बड़ी कक्षाओं में जैसे जैसे हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो हमारा जो लेवल होता है वो बढ़ता हुआ जाता है। तो इसीलिए उपसर्ग और प्रत्यय का बार बार अभ्यास कीजिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही इनके कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। परीक्षा में प्रत्यय से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको शब्द दिया जाएगा और शब्द में से आपको मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। भूखा, मूल शब्द हमारा क्या है, भूख, और प्रत्यय क्या है, आ। बुद्धिमान, बुद्धि हमारा मूल शब्द है और मान हमारा प्रत्यय है। सामाजिक, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, समाज नहीं होता है, समाज होता है। समाज और एक हमारा प्रत्यय है। शर्मिला, शर्म और ईला। अब यहाँ पर मात्रा कैसी है, बड़ी की मात्रा है, तो मात्राओं का भी ध्यान रखना है। बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर जो ईला आएगा वो भी बड़ी के साथ आएगा। सामाजिक में छोटी की मात्रा है तो जो इक आएगा वो छोटी ई आएगी। जड़त्व, जड़ हमारा मूल शब्द है, त्व हमारा प्रत्यय है। सम्मानित, सम्मान हमारा मूल शब्द है और इत हमारा प्रत्यय है। छोटी की मात्रा है तो ई छोटी आएगी। परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। आपके पास एक शब्द दिया गया है और साथ में आपको प्रत्यय दिया गया है। जोड़ने के बाद नए शब्द का निर्माण करना है। भाषा जमा एक, भाषिक, छोटी ही है तो छोटी की मात्रा लगेगी। घूम जमा अक्कड़, घुमक्कड़। गुरु जमा त्व, गुरुत्व। चाचा जमा एरा, चचेरा। इसलिए यहाँ पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पूरे शब्द का परिवर्तन भी हो सकता है। बिल्कुल हमने बच्चों की तरह जोड़कर नहीं लिखना है। जैसे गुरु जमा त्व, यहाँ पर जमा का निशान हटा देते हैं तो शब्द हमारा बन जाता है। लेकिन रंग जमा ईन, यहाँ पर दोनों को ऐसे नहीं लिख सकते साथ साथ, बल्कि रंगीन, बड़ी की मात्रा है तो शब्द में परिवर्तन होगा, रंगीन। राष्ट्र ये, राष्ट्रीय, तो जहाँ पर छोटी है तो छोटे की मात्रा लगेगी, बड़ी है बड़ी की मात्रा लगेगी, छोटा ऊ है छोटे ऊ की मात्रा लगेगी और बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। इन पर हमें विशेष ध्यान देना है। आइए प्रत्यय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हम दोहरा लेते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय आदि के अंत में लगाए जाने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ उपसर्ग और प्रत्यय आपको समझ में आए होंगे। आप कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल दी गई है आपको। इस टेबल में आपको शब्द दिए गए हैं और शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने हैं। इस पूरी टेबल को आप ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इनको सभी को खुद से हल करने की कोशिश कीजिए।
और इस प्रश्न में आप यहाँ पर एक शब्द मटका देख सकते हैं। मटके में हमारे पास अनेक शब्द हैं और इन शब्दों को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर जो इनकी पत्तियों में दिए गए हमारे प्रत्यय हैं वो कौन कौन से शब्द में वो प्रत्यय प्रयोग हुए हैं उनको हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे आवट, आवट प्रत्यय किसके साथ लगा है? लिखावट। इला, इला प्रत्यय किसके साथ लगा है? जहरीला। तो जिन जिन शब्दों के साथ इला प्रत्यय लगा है उसको आप बिल्कुल पत्तियों में लिखेंगे, आवट लगा है उसको आप उन पत्तियों में सारे शब्दों को लिखेंगे और इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के लिए, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा और इनका अभ्यास कीजिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ उपसर्ग और प्रत्यय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितने उदाहरणों का आप अभ्यास करेंगे, उतना ही अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आता हुआ चला जाएगा। बड़ी कक्षाओं में भी आप इसको पढ़ते हुए चले जाएंगे, तो इसीलिए बार बार अभ्यास कीजिए। नए नए शब्दों को ध्यान से देखिए, उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास करना ना भूलें, क्योंकि अभ्यास करने से ही हम किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।